एवरीवन, टेस्ट हब के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हम लोग 69 बीपीएससी के चौथे टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा सेक्शनल टेस्ट है, तो इस सेक्शनल टेस्ट में हम मध्यकालीन भारत के पार्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे जीएस सेक्शन में, क्योंकि पार्ट 1 मध्यकालीन भारत का हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये पार्ट 2 जो है वो शुरू होता है दिल्ली सल्तनत से लेकर भक्ति आंदोलन तक। तो आपको जीएस सेक्शन में इन्हीं के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एज यूजुअल आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनका एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लेलिस्ट में मैथ सॉल्यूशन के नाम से डला हुआ है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से करंट सेगमेंट शुरू हो रहा है, तो हम अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 11 से ही शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है। तो आपको पता है नीति आयोग में नए सीईओ बने हुए हैं और उनका नाम है बीबीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और प्रवीण सिन्हा ये सीबीआई के विशेष डायरेक्टर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 8 किन दो देशों से संबंधित है। तो बराक 8 का संबंध भारत और इजराइल डिफेंस के संयुक्त उपक्रम से है, यानी भारत के डीआरडीओ और इजराइल का जो डिफेंस एकेडमी है उन दोनों ने मिलकर बराक 8 का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, चेनानी नासरी सुरंग का नाम किसके नाम पर बदला गया है। आपको पता होगा चेनानी नासरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और यहाँ दिए हुए ऑप्शन में किसी ऑप्शन में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनी है। यूएनडीपी की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी है, ऑप्शन ए। सौम्या स्वामीनाथन जो है ये डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक है। और अनीता भाटिया जो है वो विमेंस के लिए जो यूएन की स्पेसिफिक एजेंसी है यूएन वुमेन, उसकी कार्यकारी उपाध्यक्ष बनी है अनीता भाटिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स की शूटिंग किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी। आपको पता होगा कि द एलिफेंट विस्परर्स हमारे इंडिया की शॉर्ट फिल्म है जिसको इस बार ऑस्कर मिला है, और इसकी शूटिंग जो है वो मुद्दुमलाई में हुई है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये मूवी मैन एंड एलिफेंट कन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है, क्योंकि हाथियों का हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनके आवासों का क्षरण हो रहा है, ठीक है। इसलिए हाथी मानव की बस्तियों की तरफ आते हैं और इस प्रकार मानव और हाथियों में किस तरीके से संघर्ष होता है, यही थीम है इस मूवी की, और जिसकी शूटिंग हुई थी मुदुमलाई के राष्ट्रीय उद्यान में जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन में आपको एक रानीपुर दिख रहा है और एक कुनो नेशनल पार्क दिख रहा है। तो रानीपुर यूपी के बुंदेलखंड में पड़ता है और कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर में पड़ता है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के। इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर मिला है, लेकिन साथ ही जो आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं इनके भी कुछ मायने हैं। जैसे ऑप्शन ए में जो आपको द वेल दिख रहा है, इस मूवी के एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर का, और वो एक्टर कौन है, वो है ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेंडन फ्रेजर ने द वेल मूवी में काम किया था और उनको बेस्ट एक्टर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी में आपको जो दिख रहा है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको 2023 का बाफ्टा अवार्ड मिला है, यानी ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड बाफ्टा, ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नासा के साइकी मिशन का क्या उद्देश्य है। देखिए नासा का साइकी मिशन आपको पता है कि जुपिटर और मंगल इन दोनों के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसमें छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह तैरते रहते हैं। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों में से एक क्षुद्र ग्रह है P16 साइकी, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्षुद्र ग्रह पर इतने अनमोल मिनरल्स हैं कि अगर उन मिनरल्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए
तो धरती का एक आदमी अरबपति बन जाएगा। इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने साइकी मिशन को लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर है गोल्डन क्षुद्र ग्रह का पता लगाना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ब्लू ड्यूक क्या है? देखिए, ब्लू ड्यूक एक तितली की प्रजाति है जो कि सिक्किम ने इसको राज्य तितली का दर्जा दिया है, इसलिए चर्चा में आई। तो यह है एक तितली की प्रजाति, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से आपको सही कथन चुनना है। केरल का पोचमपल्ली गांव दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये गांव केरल का नहीं है, ये गांव है तेलंगाना का। तेलंगाना। स्टेटमेंट सेकंड, भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, कलकत्ता चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि चिड़ियाघर कलकत्ता में नहीं है, ये दार्जिलिंग में है। यानी दार्जिलिंग में जो चिड़ियाघर है, जिसका नाम सरोजिनी नायडू की सुपुत्री पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया है, उसको देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खुला है? आपको पता है भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खुला है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। खंजर युद्धाभ्यास भारत एवं किस अन्य देश का युद्धाभ्यास है? तो भारत इस खंजर युद्धाभ्यास को किर्गिस्तान के साथ करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? इसमें आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126 है। और इसको जारी कौन करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को? इसको करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी UNSDSN, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये जो आपको ऑप्शन ए में 136 दिख रहा है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक थी। इस बार हमने 10 स्थान का उछाल लिया है और हम पहुंच गए हैं 126 पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विनिमय दर के मामले में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक क्या है? विनिमय दर एक्चुअली होता है कि किसी भी देश की मुद्रा के एक्सचेंज में हमें कितने भारतीय रुपये प्राप्त होंगे, या भारतीय रुपयों के बदले में किसी अन्य देश की कितनी मुद्रा प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पर डॉलर ले लेते हैं, $1 में कितने रुपये या $1 में कितना डॉलर, यही एक्सचेंज रेट कहलाता है, विनिमय दर कहलाता है। तो इसमें आंसर है वो है 5वीं, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर कितना है? प्रजनन दर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। संक्षेप में और सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, यही है TFR। और थोड़ी विस्तृत व्याख्या अगर इसकी की जाए तो इसका मतलब हुआ कि एक महिला और एक पुरुष अपनी जगह पर कितने लोगों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं फ्यूचर में। अगर ये एक महिला एक पुरुष मिलके 2 बच्चे पैदा करते हैं तो इसका मतलब है कि ये अपने जाने के बाद अपनी जगह पे 2 लोगों को प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, यानी कि संसाधनों पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ये क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने 3 या 4 बच्चे कर दिए तो इसका मतलब है कि इन्होंने संसाधन पर एक्स्ट्रा बर्डन, 2 लोगों का एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर दिया है, क्योंकि सीट वैकेंट ये 2 लोगों का कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पर इन लोगों ने 4 इंडिविजुअल को खड़ा कर दिया है। तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, इनफैक्ट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। तो TFR जितना कम रहेगा, देश का विकास उतना ज़्यादा होगा। तो फिलहाल के लिए भारत के लिए राहत की बात है कि भारत जो आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट है 2, यानी हम 2 हमारे 2, उसके करीब पहुंचता जा रहा है। और इसका आंसर है ऑप्शन ए 2.1। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ से मिशन लाइफ की शुरुआत की? देखिए, मिशन लाइफ जो है वो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रॉमिस COP 26 के मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, और इसकी शुरुआत की है गुजरात के केवड़िया से, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27,
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राज्य है बिहार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ये देश है रूस। जिरकोन मिसाइल जो है वो रूस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं है? देखिए, कैरोलिन बर्टोजी इनको मिला है, मोर्टन मोल्डल भी हैं और बैरी शार्पलेस भी हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से सभी को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कैरोलिन बर्टोजी और बैरी शार्पलेस यूएसए के हैं और मोर्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पराक्रम दिवस 23 जनवरी का संबंध किससे है? तो आपको पता है भारत सरकार ने अभी हाल ही में डिसीजन लिया है कि सुभाष चंद्र बोस की याद में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही क्वार जल विद्युत परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ये नदी है चिनाब। और साथ ही साथ क्वार जल विद्युत परियोजना के अलावा एक और परियोजना है जिसका नाम है रतले। तो रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाएं चिनाब नदी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से देश अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं? देखिए, अंटार्कटिक संधि इसलिए की गई है ताकि अंटार्कटिका पर रिसर्च के अलावा, यानी जो अनुसंधान हो रहे हैं उनके अलावा, अंटार्कटिका के अपने इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व किया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके। तो इसके लिए बहुत सारे कन्वेंशन लागू किए गए, यानी अभिसमय, जैसे सील अभिसमय है, पर्यावरण अभिसमय है, ये सारे कन्वेंशंस रिलीज किए गए अंडर द एम्बिट ऑफ अंटार्कटिक पॉलिसी। और इसके मेंबर्स हैं टोटल 54, जिनमें इन चारों के अलावा यूएसए भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है, नॉर्वे है, ऐसे ऐसे करके 54 कंट्री इसके मेंबर हैं। और रूस, यूक्रेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया तो है ही। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल को किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो ये प्रस्ताव दिया है चाइना ने, और इनका कहना है कि क्वाड और I2U2 जैसी जो संस्थाएं हैं वो पड़ोसी देशों के बाउंड्री का सम्मान नहीं कर रही हैं, और साथ ही क्या कर रही हैं, एक डिटरेंस क्रिएट कर रही हैं लोकल जोन में। तो कहने का मतलब है कि वैश्विक सुरक्षा पहल चीन की बौखलाहट को प्रदर्शित करता है, और चीन का ये कहना है कि पड़ोसी देश एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें, ये वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मिशन वात्सल्य का संबंध किससे है? देखिए, मिशन वात्सल्य को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और इसका संबंध है प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जिला है पटना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, 18वें नेशनल एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये पदक जीता है सनी राज ने, ऑप्शन बी। और यह आयोजन कहाँ हुआ था? 18वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स, इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, किस राज्य के डाक विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार ने ये योजना शुरू की है, और ये योजना पटना हावड़ा रूट पर, पटना हावड़ा जो रेल रूट है उस रूट पर शुरू की गई है, और ये व्यापारियों की सुगमता के लिए शुरू किया गया है। यानी कि किसी व्यापारी को इस रूट पर अगर कोई माल मंगाना हो जिसका वजन 35 किलो से लेकर 100 किलो के बीच में हो, तो डाक विभाग स्टेशन से लेके उनके घर तक इस पार्सल की डिलीवरी करेगा। यही मतलब है डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना का। शुरू किसने किया है? तो शुरू किया है बिहार राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बिहार सरकार ने फर्जी आईडी से सिम लेने एवं सिम संबंधी अन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल है टेफकोफ पोर्टल। यहाँ पे ये कोक नहीं है, कोफ है, टेफकोफ पोर्टल, ऑप्शन सी।
और ये सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया था ये पोर्टल? तो ये शुरू किया था आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र के अलावा केरल, कर्नाटक, राजस्थान, ये सभी इस पोर्टल को लॉन्च कर चुके हैं। और इस ग्रुप में अब हमारा बिहार भी शामिल हो चुका है। तो आंसर है ऑप्शन सी, टेफको पोर्टल। आगे चलते हैं। केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार के कितने खान ब्लॉकों का आवंटन किया है? तो मंत्रालय ने 7 खान जो खनिज ब्लॉक्स हैं उनका आवंटन किया है। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन कौन से खनिज हैं। पहला है पोटास, और पोटास के और का क्या नाम है? और का नाम है यानी अयस्क का नाम ग्लूकोनाइट है, ग्लूकोनाइट। दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है निकेल, चौथा है प्लेटिनम, पांचवा है मैग्नेटाइट जो कि लोहे का अयस्क है, उसके बाद है बॉक्साइट। ये हो गया 7। इसके अलावा ये भी अनुमति दी गई है कि बिहार रेयर अर्थ मिनरल्स की पहचान करने के लिए क्या है, अलाउड है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका आंसर है ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़कों के घनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में स्थान तीसरा है, ऑप्शन सी। पहला है केरल, दूसरा है वेस्ट बंगाल और तीसरा है हमारा बिहार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हमारा साइंस सेगमेंट शुरू हो रहा है, तो आइए इसको देखा जाए। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है और इसकी द्रव्यमान संख्या m है। एक सेकेंड। और इसकी द्रव्यमान संख्या m है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, परमाणु क्रमांक क्या होता है? यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी Z बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z। और हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो Z जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि m-Z। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? यहाँ ऑप्शंस को लिखने में कुछ गलती हो गई है। ये 5 नहीं है, ये S है, S ऑर्बिटल है, ये 1s2। तो ये बिल्कुल सही है, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ऑप्शन बी को आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में सेकंड यानी कि सेकंड क्लास में डी ब्लॉक नहीं आता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये तो ऐसे भी गलत है। ये जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। और अगर आप इसको पहचान पा रहे होंगे तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि इसमें एटम की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6, 1, 7, 2, 9 और 2, 11। अब थोड़ा हम अपने ऑप्शन बी पर नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है उसमें एक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। उस प्रिंसिपल का नाम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहती है कि जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में भरेंगे, इसके बाद वो क्रमशः हायर एनर्जी के ऑर्बिटल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि सबसे पहले जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी वही ऑर्बिटल सबसे पहले भरेगा। और ऑर्बिटल S, P, D और F ये आप जानते होंगे। तो एक बार हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा किसकी होती है और उससे ज़्यादा किसकी होती है। देखिए, यही ऑर्बिटल्स के लिखने का क्रम है, यानी 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2। उसके बाद सेकेंड जो ऑर्बिट है वो सेकेंड ऑर्बिटल से शुरू होती है, पी ब्लॉक से, पी से 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 एंड सो ऑन। तो आपको करना ये है कि आपको एक तीर चलाना है, और वो तीर जिसको जिसको बेधते हुए जिस क्रम में निकलेगा वही क्रम है ऑर्बिटल्स की एनर्जी का। तो हम यहाँ से एक तीर मारते हैं, तो सबसे पहले ये 1s2 को बेधते हुए निकल जाएगा,
तो सबसे इसका मतलब है कि सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, 1s2 की। और यहाँ पे 2 कहने का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद जब हम तीर चलाएंगे तो वो 2s2 को बेधते हुए निकलेगा। सिमिलरली उसके बाद ये सबसे पहले 2p6 को बेधेगा, फिर 3s2 को बेधेगा। तो इसका मतलब है कि एनर्जी का क्रम कैसा होगा, 1s2 लेस देन 2s2, 2s2 लेस देन 2p6, 2p6 लेस देन 3s2 एंड सो ऑन। यानी कि आप ये तीर चलाते चलेंगे और ये इंटरसेक्ट करता चलेगा। और आपके जानने के लिए मैं बता दूं कि ये जो एनर्जी है इसका कैलकुलेशन 4 क्वांटम नंबर पर किया जाता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन चारों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी ऑर्बिटल की हम एनर्जी निकाल लेते हैं। उतना जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए बस इतना पर्याप्त है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है। और अगर इसका सही विन्यास लिखना हो तो अगर आप देखिए इसमें कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें है 2, 2 4, 6 4 10, 10 20 और 2 22। और 22 आपको पता है कि ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। और टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, वो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2। यही है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग C में सही संबंध है। तो आपको पता है बहुत फेमस इक्वेशन है आइंस्टीन का, E = mc²। और हम ये भी जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो वेलोसिटी और मास का क्या होता है, समेशन होता है। और यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे c लिखा हुआ है, तो P = mc हो गया। इस इक्वेशन को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा E = pc, यानी P = E/c, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो ये पदार्थ है भारी पानी, यानी D2O। और D जो है वो ड्यूटेरियम को डिनोट करता है, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अति प्राचीन चट्टानों का आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है। तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का यूज करते हैं हम अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में। यूरेनियम डेटिंग का यूज होता है पृथ्वी के आयु निर्धारण में, पृथ्वी। और कार्बन डेटिंग का यूज हम करते हैं जीवाश्मों के आयु निर्धारण में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, यानी कि आइसोबार। तो आइसोबार आपको पता है, आइसोबार किसको बोलते हैं, इनमें जिनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, यानी जिनका एटॉमिक नंबर अलग हो लेकिन मास नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स के सेट को क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। तो हम एक सेट ले लेते हैं। तो देखिए आर्गन और कैल्शियम ये कमोबेश आइसोबार हैं, क्योंकि इनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर इनका अलग होता है। और इस तरीके से लिखना स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसी तरीके से एलिमेंट्स को लिखा जाता है। अब आप देखिए, आप थोड़ा सा नज़र यहाँ डालिए ऑप्शन ए पे और ऑप्शन बी, सी पे। अल्फ़ा किरण जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा किरण निगेटिवली चार्ज होता है और गामा किरण ये न्यूट्रल होता है, उदासीन। तो बीटा किरण निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि कमोबेश इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो अगर यहाँ आप ध्यान दें, अगर हम कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 निकाल दें तो ये आर्गन की तरह बन जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आइसोबार कब निकल रहे हैं, जब उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करते हैं, काइंड ऑफ बीटा किरण की तरह, इसलिए हमारा आंसर है बीटा किरण, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस तत्वों की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसमें अपना इलेक्ट्रॉन दे देने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, बल्कि सबसे लेने की कोशिश करेगा। और आपको पता है
कि फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये कोई भी कंपाउंड बनाए ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखता है -1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एनटीपी पर 44 ग्राम CO2 का आयतन होगा। तो देखिए एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर, और मोल बराबर होता है, मोल रेशियो है गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट का। तो इस क्वेश्चन में हमारा गिवन वेट 44 ग्राम है और CO2 का मोलिकुलर वेट हम कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 2 यानी 12 + 32 बराबर 44। तो इसको हम 44 से डिवाइड करेंगे, हमारा नंबर ऑफ मोल 1 आ जाएगा। और हमने अभी बात की कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए 22.4 लीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण कहलाता है, ये एलपीजी कहलाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आपको पता होगा नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं। आइसोमर ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। तो जब आप नॉर्मल ब्यूटेन को लिखिएगा तो इसमें 4 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ चेन में पाए जाएंगे, और यहाँ पे जितने अवेलेबल स्पेस हैं वहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है, तो यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C4H10। और जब आप आइसोब्यूटेन को लिखिएगा तो आइसोब्यूटेन में सेकेंड कार्बन एटम पर एक और कार्बन एटम आके अटैच हो जाता है, ये है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर, और इनके भी आसपास हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C4H10। लेकिन प्रॉपर्टी में ये इंटायरली एक दूसरे से बहुत अलग है, और इन्हीं दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें एलपीजी मिलता है। और ये दोनों किस तरीके के आइसोमर हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, यानी एटम के अलग अलग पोजीशन पर बैठ जाने से इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जा रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से वह युग्म चुनिए जो एनटीपी पर समान अवस्था में पाए जाते हैं। तो वो युग्म है ब्रोमीन और मरकरी, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर यानी रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने में कच्चे माल के रूप में साधारण नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए साधारण नमक बोलते हैं NaCl को, सोडियम क्लोराइड। तो दिए हुए ऑप्शंस में हम देख लेंगे, अगर किसी में सोडियम और क्लोराइड दोनों में से कोई नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि वो हमारा आंसर होगा। विरंजक चूर्ण जो है ये ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है CaClClO2। इसमें आपको क्लोरीन दिख रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। खाने का सोडा ये सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, जिसका फार्मूला है NaHCO3। इसके तो नाम में ही सोडियम है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। पेरिस ऑफ प्लास्टर का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसमें आपको ना क्लोरीन दिख रहा है ना ही सोडियम, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी पेरिस ऑफ प्लास्टर। आगे चलते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो देखिए स्टील को कठोरता कार्बन मिलाने से प्राप्त होती है स्टील को। मैंगनीज भी कमोबेश कठोरता प्रदान करता है, लेकिन ये ब्रिटलनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ब्रिटलनेस कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को अगर पटक दिया जाए तो वो कितनी जल्दी फूट जा रही है। जैसे ईंट को अगर आप पटक दें तो ईंट जल्दी टूट जाती है, तो वो ब्रिटल होती है। तो मैंगनीज जब मिलाते हैं तो हार्डनेस तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए मैंगनीज को उतना प्रेफर नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं कार्बन को। और क्रोमियम और निकेल ये स्टील को जंग रोधी बनाते हैं, यानी कि जंग लगने से बचाते हैं। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए कार्बन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर किसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए सिंदूर का जो फॉर्मूला है वो 2 है, एक है HgS यानी कि मरकरी सल्फाइड, और ये रेड कलर का होता है। दूसरा है लेड टेट्राऑक्साइड, ये पीले कलर का होता है।
तो आम बोलचाल की भाषा में जो सिंदूर के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं, कीमिया और भखरा, ये शायद उन्हीं की बात है। अब ये तो पता नहीं है कि इनमें से किसको कीमिया और किसको भखरा बोलते हैं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो रिलेटेड है HGS से, यानी मरकरी सल्फाइड से। तो इसको जब गर्म किया जाएगा तो ये अपने मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी के ऑक्साइड में, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। आपको पता होगा कोई भी मेटल ऑक्साइड जो है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी क्षारीय होता है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये गलत है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में होता है, फोटोग्राफी। ऑप्शन बी सही है, सिल्वर आयोडाइड का यूज कृत्रिम वर्षा में होता है। और ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि लिथियम बाइकार्बोनेट का यूज बाइपोलर डिसऑर्डर में करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि एक मानसिक व्याधि है, मानसिक रोग है। इसमें एंजाइटी का स्ट्रोक आता है, यानी बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाती है। उस केस में लिथियम बाइकार्बोनेट देके मूड को क्या कर दिया जाता है, स्टेबलाइज करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं मूड को, ताकि बेचैनी कम हो जाए। तो वहाँ यूज होता है लिथियम बाइकार्बोनेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में आपको साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम का मिलान करना है। तो हम देख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को का कॉमन नेम बेकिंग सोडा है। इसका फार्मूला है NaHCO3, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसको एप्सम साल्ट कहते हैं। और कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रोल बोला जाता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, A4, B3, C1 और D2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। आइसोटॉप्स पूछा जा रहा है आपसे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हाइड्रोजन का। तो प्रोटियम जो होता है इसको हाइड्रोजन 1 कहते हैं, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूट्रियम, इसको हाइड्रोजन 2 कहते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। और ट्राइट्रियम, इसको हाइड्रोजन 3 बोलते हैं, इसमें 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यही वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप्स है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम का रिएक्शन करा देते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। इसको बैलेंस करने पर ये बनेगा 2HCl, 2Na और 2NaCl। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इस बार हम जिंक का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा ZnSO4, और वापस से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम जब भी रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। देखिए, बालों के ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, जो कि एक पेल ब्लू लिक्विड है, यानी हल्का नीला लिक्विड है ये। और इसका यूज कहाँ होता है? ये परमानेंट हेयर डाई में यूज होता है। जो बालों को कलर करने की डाई आती है उनको बनाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है, और इसका फार्मूला है H2O2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? तो कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड को बोला जाता है, SiC। और प्राइमरली इसका यूज सेमीकंडक्टर के तौर पे किया जाता है, सेमीकंडक्टर। साथ ही साथ इसका यूज कार का क्लच बनाने में होता है, कार का क्लच। इसके अलावा जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसमें भी इसका यूज करते हैं। और जो फाउंड्री शॉप है, यानी जहाँ पे लोहार गिरी होती है, वहाँ पर जो लोहार फाउंड्री में जो बर्तन यूज होते हैं जिसमें पिघलाया जाता है, मतलब गर्म लोहे को जिसमें डाल के वो करते हैं,
जो बर्तन वो सिलिकॉन कार्बाइड से बना हुआ होता है। तो ये सारे यूज हैं सिलिकॉन कार्बाइड के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। बियर के भंडारण में से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक में कौन सी गैस, CO2 गैस मिलाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, गेहूं की डबल रोटी में यीस्ट मिलाने का क्या कारण है? आपको पता है यीस्ट किण्वन में हेल्प करता है, यानी फर्मेंटेशन में, और फर्मेंटेशन में एक गैस रिलीज होती है, कौन सी? वो है CO2। तो CO2 जो है वो रोटी को स्पंजी बना देता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न धातुओं में से कौन हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है? हरित गृह प्रभाव का मतलब है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी गर्मी बढ़ रही है। और कौन कौन से गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज हैं CO2, मीथेन, NO2, ETC। CH4 यानी मीथेन की जो ग्रीन हाउस गैस कैपेसिटी है, यानी गर्म करने की जो क्षमता है, वो CO2 से बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूंकि मीथेन 12 साल के अंदर अंदर समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको GHG का प्राइमरी सोर्स नहीं मानते। प्राइमरी सोर्स किसको मानते हैं? CO2 को मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए हमारा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो युद्ध में जो धुआं बनता है, जो स्मोक बम वगैरह में भी आपने देखा होगा, उसमें फॉस्फिन डली होती है, PH3 फॉस्फिन। और फॉस्फिन एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, बहुत जहरीली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमने अभी चर्चा किया, मीथेन भी है, NO2 भी है, CO2 भी है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। वल्कनाइजेशन में रबड़ के आप सबको पता है सल्फर का यूज होता है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है, तो आपको पता है टेफ्लॉन जो है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेलाइन, यानी कि CC, और इस पे एक कार्बन पे 2 फ्लोरीन एटम, इन्हीं का पॉलीमर है, कौन सा? टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइन, इथाइलिन। और सबसे ज़्यादा टेफ्लॉन का यूज कहाँ होता है? वो होता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। तो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 के लिए फ्लोरीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कौन सी गैस हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होती है? तो ये गैस है हीलियम, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, किसे वुड स्प्रिट कहते हैं? वुड स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल को बोला जाता है, CH3OH। ये जहरीली शराब है जिसको कई लोग एक्सीडेंटली पी लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो जहरीली शराब भी बोलते हैं CH3OH को, मिथाइल एल्कोहल को, और वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? हमने अभी इस बात की चर्चा किया कि CO2 जो है वो फर्मेंटेशन में निकलने वाली गैस है। अब क्वेश्चन नंबर 71 से हमारा दिल्ली सल्तनत शुरू हो रहा है, यानी कि हमारा GS सेक्शन। इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।